Hello students, in the last lecture we discussed nomenclature of coordination compound. Today in this lecture we are going to start bonding in coordination compounds. Students, various theories were given to explain bonding in coordination compound, and the first theory that we are going to discuss is Werner's coordination theory. This is the first theory which tried to explain bonding in coordination compounds. What the theory says is, इस theory के according, in a coordination compound, the central metal atom it shows two types of valencies. First valency is primary valency, and the second is secondary valency. तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप लिखते हो, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो तरह की वैलेंसी शो करेगा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी. अब समझते हैं प्राइमरी वैलेंसी किसको बोला जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोला जाएगा. प्राइमरी वैलेंसी उस बॉन्ड को बोला जाएगा या उस आयन को बोला जाएगा जो डिसोसिएट हो सकता है या आयोनाइज हो सकता है. तो इट इज द आयोनाइजेबल वैलेंसी which is satisfied by negatively charged ions. Negatively charged ions. और दूसरी तरफ सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? It is the non ionizable valency which is satisfied by negatively charged ions or molecules, neutral molecules. तो प्राइमरी वैलेंसी उस आयन को बोला जाएगा जिसका बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ आयोनाइज हो सकता है, और सेकेंडरी वैलेंसी उस बॉन्ड को बोला जाएगा जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कभी भी आयोनाइज नहीं हो पाता, मतलब उससे वो डिटैच नहीं हो पाते. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी. इन दोनों को अगर हम इन शॉर्ट समझना चाहें तो मैं इसकी जगह दो टर्म लिख देता हूं. ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इन दोनों को समझने में हमारी हेल्प करती है. प्राइमरी वैलेंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम की उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. जो भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, मतलब उतने ही बॉन्ड्स ऐसे होंगे उस कॉम्प्लेक्स में जो कि आयोनाइज हो पाएंगे. और किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों याद करो हमने किसको बोला था? नंबर ऑफ लिगेंड्स फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल एटम इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है. अब इस एक एग्जांपल से मैं आपको ये दोनों चीजें समझाने की कोशिश करता हूं. ये क्वेश्चन जो है वो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है. आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और इसमें आपसे पूछा जाएगा ये बताइए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है सेंट्रल मेटल एटम की और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है. तो देखो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स है, हमें इसमें प्राइमरी वैलेंसी बतानी है कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है कितनी है. तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कोबाल्ट ये हमारा सेंट्रल एटम है, मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. ये हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन होता है जो काउंटर आयन है. तो इस पे अगर -1 चार्ज है तो 3 आयन हो गए -1 चार्ज के, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3+. तो सेंट्रल मेटल एटम X की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3.
तो प्राइमरी वैलेंसी क्या बोली जाएगी यहां पर? प्राइमरी वैलेंसी इज 3, मतलब 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो कि आयोनाइज हो सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब इसका सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो निकालो। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने ऐसे लिगेंड्स हैं जो कि इस ब्रैकेट के अंदर लिखे गए। टोटल 6 लिगेंड हैं, तो मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। ये जो 6 अमोनिया के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हमने लिखे हैं, ये क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट होंगे। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ये डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हमें 6 बॉन्ड बना के दिखाते हैं। ये 6 बॉन्ड जो बने हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड होता है। इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जल्दी से आयोनाइज नहीं होते। लेकिन अगर मैं यहां पर अब क्लोरीन को दिखाऊं, तो मैं इस डॉटेड लाइन से क्लोरीन के बॉन्ड को शो कर रहा हूं। डॉटेड लाइन का मतलब है ये आयनिक बॉन्ड है, तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन मैंने इधर बना दिया। ये 3 बॉन्ड जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, तो ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी हो गई। और ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। ये जो सॉलिड लाइन है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने बनाए, दिस इज दी सेकेंडरी वैलेंसी। ये कहा गया इस वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंदर। तो जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बना रहे हैं दैट इज योर सेकेंडरी वैलेंसी, एंड जो भी आप आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी। अब इस थ्योरी के अंदर जो है वो कुछ लिमिटेशंस रह गए। क्या लिमिटेशंस रह गए? इन्होंने हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं बताया। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो मैग्नेटिकली कैसा बिहेव करेगा, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो कैसा होगा। फिर इन्होंने हमें जो है वो इसकी बॉन्डिंग के बारे में भी कुछ नई इंफॉर्मेशन दी। इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सिर्फ एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। बॉन्ड किस टाइप के बनेंगे वो नहीं बताया। रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। एक ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादातर कलर्ड पाए जाते हैं, तो इन्होंने कलर क्यों बनाते हैं ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये सभी लिमिटेशंस रह जाते हैं, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। दे डू नॉट explain मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है कॉम्प्लेक्स का? कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है और कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो डायामैग्नेटिक है, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली हमें। दूसरा पॉइंट, इट डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड exhibit color। तीसरा पॉइंट, it do not explain the bonding in coordination compound। बॉन्डिंग कैसे होगी ये भी नहीं बताया। फोर्थ पॉइंट, इन्होंने हमें ये भी नहीं बताया, डू नॉट एक्सप्लेन, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल रहेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल रहेगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी से देखने को नहीं मिलती। अब इन लिमिटेशंस को दूर करने की कोशिश जो है वो करती है नेक्स्ट थ्योरी विच इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, बॉन्डिंग किस तरीके से होती है और उनकी शेप किस तरीके से होगी, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको इन शॉर्ट VBT भी बोला जाता है। VBT थ्योरी हमें बॉन्डिंग किस तरीके से होती है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। VBT थ्योरी में ये बोला गया, postulates the central metal atom
intermix its atomic orbital to form hybrid orbital. These hybrid orbitals are used for its interaction with the ligand. तो लिगेंड के साथ जो है वो इस तरीके से ये इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज करके और इंटरैक्ट करेंगे. द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. और इस हाइब्रिडाइजेशन को यूज करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर और इट इज डायामैग्नेटिक. तो ये बॉन्डिंग होने के बाद अगर कॉम्प्लेक्स जो है उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा. तो ये चार पोस्टुलेट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के. सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम जो है वो अरेंजमेंट करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और वो बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो हमने 11th क्लास में जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था सेम वही कंसेप्ट है ये. ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिगेंड के साथ इंटरैक्ट करते हैं और लिगेंड के साथ इंटरैक्ट करने के बाद लिगेंड्स इनमें क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर कर देता है. तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, खाली होने चाहिए. क्यों? क्योंकि लिगेंड जो आने वाला है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आने वाला है. तो यहाँ पर कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चलने वाली है. यहाँ पर ऑर्बिटल जो है तुम्हारा जो इंटरमिक्स होगा वो खाली होना चाहिए, तभी वो लिगेंड के साथ इंटरैक्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं. अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो भी बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो इस सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगी. हाइब्रिडाइजेशन कैसी है सेंट्रल मेटल एटम की. अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज वो फिर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा नेचर के अंदर. तो ये पोस्टुलेट्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के. अब इस चीज को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू. देखो डायरेक्टली तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस मेटल के अंदर जो है वो किस तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं. इसका हमने इनडायरेक्टली आइडिया लगाया कि क्या रीजन हो सकता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर. तो वो आइडिया हम कैसे लगाते हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं किस तरीके से हमने पता लगाया हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सेंट्रल मेटल एटम की. एग्जाम्पल हमने ले लिया CONH3 होल 6 3+, CONH3 होल 6 Cl3. इस कॉम्प्लेक्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है. तो यहां पर ये बोला गया कि भाई इस कॉम्प्लेक्स को आप सबसे पहले क्या करिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिए. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. हमने किसी भी कंटेनर के अंदर हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो है वो फिल कर दिया और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया. और अब इसका हमें मैग्नेटिक बिहेवियर नोट करना है. इस मैग्नेटिक फील्ड में इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है. हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अट्रैक्ट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद रिपेल हो. अगर ये अट्रैक्ट हुआ तब तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर ये रिपेल होता है, वीकली रिपेल होता है, तो इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक होगा नेचर में.
तो ये इस कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में कैसा है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमने यही किया। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमें जो है जो भी नेचर इस मटेरियल की या इस कॉम्प्लेक्स की हमें देखने को मिली वो हमने नोट कर ली। पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहां पर डायमैग्नेटिक बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है इस कॉम्प्लेक्स का। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखा गया तो इसने रिपल्शन शो किया। तो इसके बेसिस पे अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बोला गया कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके एटम का कन्फिगुरेशन लिखते हैं, एटॉमिक कन्फिगुरेशन। एटॉमिक कन्फिगुरेशन क्या आएगा, एटॉमिक नंबर होता है 27 और कन्फिगुरेशन हो जाता है 3d7,4s2। दिस इज द कन्फिगुरेशन ऑफ कोबाल्ट। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। +3 है का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालिए। कहां से निकालेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा 3d में से। तो क्या बचेगा हमारे पास 3d6,4s0। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बच गई। अब 3d जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हम 3d ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 4s यहां पर खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि 4s खाली है, फोर्थ शेल हमारा स्टार्ट हो चुका है, 4p भी होगा इसके आगे। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम था जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जो ये कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है। तो जब अमोनिया इस कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उससे पहले कोबाल्ट को क्या करना होगा, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना होगा। और क्योंकि 6 अमोनिया आने वाले हैं, इस वजह से इसको 6 ऑर्बिटल्स का इंतजाम करना होगा। तो किस तरीके से अरेंजमेंट करता है ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर लेता है यहां पे, और पेयर करके क्या बना दिया इसने इस तरीके का एक अरेंजमेंट बना दिया। 2 ऑर्बिटल्स 3d के इसने खाली कर लिए, एक 4s का खाली हो गया और 3p के खाली हो गए। तो हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स खाली हो गए, 6 ऑर्बिटल्स खाली हो गए। इन 6 ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, कोबाल्ट इंटरमिक्स कर लेगा और इंटरमिक्स करके क्या बना देगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देगा। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, d के 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल। तो d2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अपने 6 ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। और ये जो नए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनके अंदर 6 अमोनिया के लिगेंड आके अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इस कोबाल्ट के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक हो गया। तो हमने मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर इस कॉम्प्लेक्स का कैसा बिहेवियर था उसके बेसिस पे हमने हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा लिया कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप से होगी। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन आई है d2sp3, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। ये हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर जब होती है तो वो मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कैसी ज्योमेट्री दिखाता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहां से हमें इस हाइब्रिडाइजेशन से शेप का भी आइडिया लग गया कि ये कॉम्प्लेक्स जो है उसकी शेप कैसी रहने वाली है। तो मैं यहां पर आपको अब इस कॉम्प्लेक्स की शेप जो है वो बना के दिखा देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई भी थी, अगर आपने कॉपी में नोट की हो तो। कोबाल्ट सेंटर में है, हमें 6 अमोनिया के लिगेंड्स लगाने हैं, ये ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं, पहले तो एक स्क्वायर बना लो इन 4 अमोनिया के लिगेंड्स को ज्वाइन करके, और फिर एक अमोनिया ऊपर और एक अमोनिया नीचे। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दैट इज फॉर्म्ड बाय अमोनिया व्हिच इज एक्टिंग एज अ लिगेंड विद दिस ट्रांजिशन मेटल एटम। जो क्लोरीन है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं होगा।
ठीक है, इसका बॉन्ड आयोनाइज हो जाता है इजीली, लेकिन ये वाले जो बॉन्ड हैं ये आयोनाइज नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दीज आर नॉन आयोनाइजेबल बॉन्ड्स। तो वीबीटी ने हमें मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसको यूज करके मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी और ज्योमेट्री क्या रहेगी और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर ऐसा क्यों है, इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। चलो अब एक और कॉम्प्लेक्स ऐसा ही एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऐसे ही कोबाल्ट का ही एग्जाम्पल है वो, और उसमें हम जो है वो एक अलग मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे। अभी हमने देखा कि ये डायमैग्नेटिक है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमें पैरामैग्नेटिक दिखने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल K3COCl6, ये कॉम्प्लेक्स है। हमें ये पता लगाना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा शो करेगा ये। तो फिर से हम वही काम करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इसको जो है वो कॉम्प्लेक्स को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और इसका बिहेवियर जो है वो हम देखेंगे, ये अट्रैक्ट होता है, ये रिपेल होता है। तो इस बार हमें दिखाई देता है कि ये कॉम्प्लेक्स अट्रैक्ट हो रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स अट्रैक्ट होता है इसका मतलब उसके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप कैसे शो करोगे, तो देखो बच्चों यहाँ पर पोटेशियम जो है वो काउंटर आयन है, अब हमारा मेटल जो है वो काउंटर आयन हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3K+। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किस पे जाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाएंगे। अब इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कोबाल्ट की कितनी है, ठीक है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी कितनी आती है, सेम वही +3। तो +3 रहेगी, इसका मतलब 3d6 4s0 वही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब वही कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो अब हमारे पास फिर से वही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s ऑर्बिटल खाली है, 4p खाली है। तो ये 3d का ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर CONH3 6 अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल हो रहा था तो COCl6 इसमें भी 6 लिगेंड लगे हुए हैं, ये अट्रैक्ट कैसे होने लगा। अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हो रहे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हो रहे तो फिर आप 6 लिगेंड्स को कैसे अकोमोडेट करोगे। तो वीबीटी कहती है कि इस कॉम्प्लेक्स के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स के केस में आपको 4D जो बाहर प्रेजेंट है उसको यूज करना पड़ेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर सकते, और इस वजह से हमें इन ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना होगा। ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, sp3d2। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल होगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलती है इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होती है उसकी भी ज्योमेट्री क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री तो वही बनेगी, लेकिन अब d ऑर्बिटल जो यूज होगा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में वो 3d नहीं बल्कि 4d ऑर्बिटल यूज होगा। तो अब इस दो एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको दो वर्ड नोट करवा रहा हूं। एक तो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक वर्ड होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वर्ड कब यूज होता है, तो देखो यहां पर जो हमने पहले एग्जांपल लिखा था CONH3 उसमें हमने 3d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा के और ये वाले दो ऑर्बिटल्स को यूज किया था बॉन्ड बनाने में। जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें 3d के ऑर्बिटल्स यूज किए जाएंगे
दैट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख देते हैं, द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विच यूजेस इट्स इनर d ऑर्बिटल complex which use its inner d orbital in hybridization is called inner orbital complex। तो जिसमें भी d2sp3 dsp2 ये दो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाए, दैट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स जिसमें अंदर वाला डी ऑर्बिटल नहीं बल्कि बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज किया गया हो बॉन्ड बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स विच यूज इट्स आउटर डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसमें भी आपको ऐसी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वीबीटी थ्योरी एक वर्ड यूज करती है कि जो भी लिगेंड इन दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करा पाया, ये कमजोर लिगेंड है, दीज आर वीक लिगेंड। और जो भी लिगेंड, जैसे अमोनिया लगा हुआ था पिछले केस में, तो हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिया था। जो लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये कमजोर लिगेंड है, ये एक वीक लिगेंड है, और जो लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये दो वर्ड आप नोट कर लेना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो भी कॉम्प्लेक्स जिसमें अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, बाहर वाला नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, मतलब ऐसी हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको देखने को मिल रही है, तो दैट इज योर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनवाते हैं? वो लिगेंड्स बनवाते हैं जो ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो ज्यादा पावरफुल होते हैं। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनवाता है? एक वीक लिगेंड बनवाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर करने की ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। तो ये चीज बोली गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, और कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की, उनकी शेप को एक्सप्लेन करने की, ज्योमेट्री कैसे होगी और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसके लिए इन्होंने एक रीजन बताने की कोशिश की। अब इस थ्योरी के अंदर कई सारे जो है वो लूप पॉइंट्स रह गए, कई सारी कमियां रह गई। क्या क्या कमियां हैं? पहले तो मैं इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बना देता हूं, उसके बाद में हम लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। तो COCl6 वही सेम ज्योमेट्री रहेगी, बस अमोनिया की जगह Cl लगाना है, आपको इतना ही काम करना है। ये बन गया हमारा स्क्वायर और एक लिगेंड ऊपर लगा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और एक लिगेंड नीचे लगा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और इसके साथ 3 पोटेशियम जो है वो क्या करेंगे? आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। तो आयनिक बॉन्ड हम इस तरीके से दिखा देते हैं डॉटर लाइन के साथ, ये पोटेशियम, ये दूसरा पोटेशियम और ये तीसरा पोटेशियम। तो ये तो तुम्हारी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, और ये जो Cl लगे हुए हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। तो ये हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। चलिए अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के? सबसे पहला लिमिटेशन हम देखते हैं, इन्होंने हमें यह बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कि कुछ केसेस में तो आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा दीजिए और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनवा दीजिए, और कुछ केसेस में जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड रहने दीजिए और उसको जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनवा दीजिए। तो इन्होंने किस बेसिस पे ये बात बोली, और कुछ पर्टिकुलर लिगेंड्स के केसेस में ही ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए और कुछ के केसेस में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाए, तो उसका इन्होंने कोई एज सच हमें एक्सप्लेनेशन या रीजन नहीं दिया। इट डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई इन सम कॉम्प्लेक्सेस inner orbital complex is formed and in other complexes outer orbital complex is formed।
तो इसका कोई रीजन नहीं पता चला हमें इस थ्योरी से। सेकंड पॉइंट, इट डू नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर क्यों आ रहा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। तीसरा पॉइंट, इट डू नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, ये सारी बातें जो है वो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो ये थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ पोस्टुलेट। बच्चों दो टर्म्स जो हैं ये आप और नोट कर लेना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही आते हैं ये दोनों टर्म्स। एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो लिमिटेशन से पहले लिख लेना इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चों हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी एक्सिस के ऊपर जो है वो स्पिन करते हैं, और इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हम या तो +½ से डिनोट करते हैं या -½ से डिनोट करते हैं। अगर मान लो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों की स्पिन अपवर्ड है, तो टोटल स्पिन कितनी आ जाएगी, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो ये अगर +½ है तो दूसरी भी +½ ही रहेगी, और ये नंबर जो आएगा टोटल स्पिन का, दिस इज टोटल स्पिन, ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ये नंबर जो है वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर अरेंजमेंट ऐसा हो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की +½ और दूसरे की -½ फिर तीसरे की +½ फिर चौथे की -½ इस तरीके से हमें ऐड करना पड़ेगा अब स्पिन को। तो अब नेट स्पिन कितनी आ जाती है, 0। तो जब आपके पास किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं उस टाइम पर आपका जो टोटल स्पिन आता है वो क्या आता है, एक लोअर नंबर, दिस इज अ लोअर नंबर। और जब आपके पास ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड रहते हैं तो आपके पास टोटल स्पिन क्या आती है, एक हायर नंबर। तो इसी से रिलेटेड है ये दो टर्म्स, लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हैविंग लेस नंबर ऑफ unpaired electron in its central metal atom hybrid orbital। तो अभी हमने पढ़ा ना वीबीटी में क्या बोला गया था, हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। सॉरी यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो तो लिगेंड से आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना है। तो जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे हैं, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर तो क्या होगा, उसकी जो टोटल स्पिन है वो कम रहेगी, और कम रहेगी तो मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ज्यादातर जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है जिसमें, उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो हिंट के तौर पे ये बात नोट कर लेना कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दूसरी तरफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उसको बोला जाता है जो जिसका टोटल स्पिन जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो टोटल स्पिन ज्यादा किसकी होगी, कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर नंबर ऑफ unpaired electrons in its atomic orbital of central metal atom। ये कॉम्प्लेक्सेस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी कहलाते हैं, क्योंकि जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पाते उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज हमने दो थ्योरीज जो है वो कवर कर ली,
सबसे पहले तो हमने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को कैलकुलेट करना सीखा। प्राइमरी वैलेंसी इज योर ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद में हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के कई सारे लिमिटेशंस देखते हैं, तो इसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं थ्रू वीबीटी। वीबीटी ने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे लिमिटेशंस जो है वो रह जाते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो इन दोनों के लिमिटेशंस को और कम करने की कोशिश करती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।